again, I welcome you all in online physics class. लास्ट टर्न पे हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर मोशन, जिसमें मैंने कुछ टॉपिक्स आप लोगों को बताए थे. टॉपिक 1 मोशन, रेस्ट. आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ रेस्ट, यानी कि विराम अवस्था. मोशन यानी कि गतिज अवस्था. और मैंने आप लोगों को बताया था कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, यानी दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं. दे आर को रिलेट विद ईच अदर. इसके साथ मैंने आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन बताया था. आई होप आपने सबने वीडियो देखा होगा और आप लोगों को समझ में आया होगा. एज आई हैव गॉट मेनी कमेंट्स दैट यू हैव अंडरस्टूड द concept. So I hope all of you watched the video and it was very helpful for you to understand the terms that we have discussed in the last video. Today we are going to discuss some more terms of chapter motion. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, यानी भौतिक राशियों के बारे में. फिर हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स क्या होते हैं, यानी कि भौतिक राशियों कितने प्रकार की होती हैं. दो टाइप की होती हैं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे. और उसके बाद में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझेंगे, यानी कि दूरी और विस्थापन के बारे में हम समझेंगे कि ये क्या होती है. दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे, अंतर देखेंगे. और लास्ट में हम लोग यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखेंगे, यानी एक समान गति और असमान गति के बारे में समझेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज़, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर. फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी कि भौतिक राशियाँ. किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं, उन चीज़ों को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि भौतिक राशि. जैसे हम अपने बारे में क्या क्या चीज़ों का पता लगा सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को नाप सकते हैं, माप सकते हैं. जैसे हम अपना वेट नाप सकते हैं, हम अपना हाइट मेज़र कर सकते हैं, अपनी लंबाई मेज़र कर सकते हैं. हम अपनी ब्रेथ भी निकाल सकते हैं. जब हम मेज़रमेंट देते हैं तो हम अपने वेरियस पार्ट्स का ब्रेथ, हाइट सब कुछ देते हैं. तो ये सारी चीज़ें जिनको हम नाप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं. हम किसी भी रूम का अगर आप एग्जांपल लीजिए तो आप उस रूम की लेंथ ब्रेथ बता सकते हो, आप उस रूम का एरिया बता सकते हो, आप उस रूम का वॉल्यूम भी बता सकते हो. तो ये सारी चीज़ें जिनको हम नाप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, वो कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि भौतिक राशि. अब यहाँ पर बात आती है कि क्या चीज़ को हम नाप नहीं सकते, किन चीज़ों को हम नहीं नाप सकते. जैसे अगर आपने कहा कि आपने अपनी लंबाई, चौड़ाई, वेट सब कुछ बता दिया, आपने अपना एरिया भी निकाल लिया, क्या आप अपना कलर नाप सकते हैं? आपका क्या कलर है, क्या आप वो नाप सकते हैं? आपकी अपीयरेंस क्या है, आपकी प्रेजेंटेशन क्या, जैसे हम कहते हैं ना, वो शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी अच्छी, क्या आप वो नाप सकते हैं? जैसे आपने किसी भी रूम की लेंथ बता दी, ब्रेथ बता दी, एरिया बता दिया, उसमें कितनी एयर है उसका वॉल्यूम निकाल लिया, लेकिन क्या आप रूम में किस तरह की स्मेल आ रही है, कैसी ऑर्डर आ रही है, क्या आप ये नाप सकते हैं? क्या आप ये नाप के बता सकते हैं? क्या आप अपना नेचर नाप सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें जिन्हें हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, वो कहलाती हैं, वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं होती, ठीक है. और जिन चीज़ों को हम नाप सकते हैं, वो सारी चीज़ें फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, यानी वो सब चीज़ें जो हम माप सकते हैं भौतिक राशियाँ होती हैं, और जो हम नहीं माप सकते हैं वो भौतिक राशियाँ नहीं होती हैं. अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ पे, यानी भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का. भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि. अदिश यानी स्केलर क्वांटिटीज़, सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज़. अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ये हम इस सिंपल एक्टिविटी वीडियो से देखेंगे. वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़ यानी सदिश और अदिश राशियाँ.
हम पढ़ चुके हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। दो तरह की होती हैं, एक स्केलर और एक फैक्टर। सबसे पहले हम देखेंगे स्केलर या अदिश राशियाँ। ये ऐसी भौतिक राशियाँ होती हैं जिनकी पहचान हम कर सकते हैं एक नंबर से। ये नंबर उस राशि का मैग्नीट्यूड या परिमाण बताता है और एक यूनिट से। स्केलर क्वांटिटीज़ को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं कॉमन अलजेब्रा के नियम से। स्केलर क्वांटिटीज़ की एग्जाम्पल हैं डिस्टेंस यानी दूरी, मास यानी कि द्रव्यमान, टेम्परेचर तापमान, एनर्जी ऊर्जा। अब हम देखेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़ या सदिश राशियाँ। ये वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, भौतिक राशियाँ होती हैं जिन्हें हम पहचानते हैं एक नंबर से जो उसका मैग्नीट्यूड बताता है, एक यूनिट और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी दिशा। वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल होंगे डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, वेलोसिटी वेग, एक्सेलरेशन त्वरण। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है और पिज़्ज़ा स्टोर से आपसे पूछेंगे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। आपने अगर कहा 50 मीटर ईस्ट फ्रॉम योर स्टोर, यानी आपने बताया आपके स्टोर से 50 मीटर की दूरी पर ईस्ट में, तो ये क्या हो गई, आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। लेकिन अगर आपने कहा कि 50 मीटर फ्रॉम योर स्टोर, आपने कोई इस बार डायरेक्शन नहीं दिया, बस कहा कि 50 मीटर्स, तो ये 50 मीटर्स में क्या है, सिर्फ नंबर है और यूनिट है, तो ये क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी। जबकि अगर इसी के साथ दिशा होगी तो वो वेक्टर हो जाएगी। अब आपको ये मैच करना है, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है। तो देखिए इसका आंसर हम मैच करते हैं। जिन क्वांटिटीज़ में सिर्फ नंबर और यूनिट होती है, 10 मीटर, 512 मेगाबाइट्स, 37 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ नंबर है और यूनिट है, वो स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें नंबर और यूनिट के साथ में डायरेक्शन भी है, साउथ ईस्ट, नॉर्थ, डाउनवर्ड, तो ये सारी क्वांटिटीज़ हो गई वेक्टर quantities. I hope that you have understood what are scalar and what are vector quantities. Next topic that we are going to discuss today is what is distance and what is displacement. दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। तो दूरी क्या होती है, जितना भी हम चलते हैं, whatever we walk is called distance, is called दूरी। और विस्थापन क्या होता है, हमारी स्थिति में कितना चेंज हुआ, हमारी पोजीशन में कितना चेंज हुआ, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप क्लास में फर्स्ट सीट पे बैठे हैं, ठीक है, और थोड़ी देर बाद टीचर ने ऑब्जर्व किया कि आप फर्स्ट सीट से थर्ड सीट पे चले गए, ठीक है। तो पहले आपकी पोजीशन क्या थी, फर्स्ट बेंच पे थी, और अब आपकी पोजीशन क्या है, थर्ड बेंच पे। तो उन दोनों के बीच में अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए, शॉर्टेस्ट लाइन ड्रॉ की जाए, वही होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और दूरी क्या होती, जितना भी आप फर्स्ट बेंच से थर्ड बेंच जाने में जितना भी चले, या तो आप सीधे चले गए, या आप गोल घूम के गए, या आप ऐसे राउंड लेके गए, जैसे भी आप गए, तो जितना आप चले दैट इज़ योर डिस्टेंस, वो आपकी दूरी होती है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम और अच्छी तरीके से समझते हैं इस एक्टिविटी वीडियो से। तो अब हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी और विस्थापन। आपको ऐसा लगता होगा कि ये दोनों बराबर होते हैं, यानी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो डिस्टेंस क्या है, आइए देखते हैं। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट विदाउट स्पेसिफाइंग इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी कि कुल चली हुई दूरी बिना किसी दिशा के। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी दिशा में चलें, बस टोटल आप जितना चलते हैं उसी को दूरी कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ओवरऑल चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन विद द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल, यानी हमारी पोजीशन में जो चेंज होता है, कहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया है और अंत में हम कहाँ पर पहुँचे हैं, और हम किस डायरेक्शन में चले हैं, और जिस डायरेक्शन में भी चले हैं हमारी दूरी शॉर्टेस्ट होनी चाहिए, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्लस स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन।
अभी भी आप कंफ्यूज हैं? चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मानिए हमें अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है और हमारे घर से फ्रेंड का होम 10 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में है, लेकिन हम सीधे जाने के बजाय ये लॉन्ग रूट लेते हैं क्योंकि हमें बीच में गिफ्ट परचेज करना है। तो ऐसे चलने में हम 20 किलोमीटर चले। तो इस केस में शॉर्टेस्ट रूट सीधे वाला था, तो इस केस में डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी कार की, चलिए देखते हैं। अगर हम अपने घर से अपने दोस्त के घर सीधे चलते यानी शॉर्ट रूट से चलते 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, तो पाथ ट्रैवल 10 किलोमीटर डायरेक्शन ईस्ट, और यही आपका शॉर्टेस्ट पाथ होता। इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, यानी यही विस्थापन होता है। लेकिन हम तो चले हैं लॉन्ग रूट से, यानी हम पहले गिफ्ट शॉप गए, वहाँ से गिफ्ट लिया और फिर अपने फ्रेंड के हाउस में गए। तो टोटल हम 20 किलोमीटर चले हैं। तो यहाँ पर हम चले हैं 20 किलोमीटर, डायरेक्शन कोई नहीं है क्योंकि हम लॉन्गेस्ट पार्ट से चले हैं। तो यही होती है आपकी डिस्टेंस यानी कि दूरी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ पे ज़ीरो बनाई स्टार्ट किया और आप 20 किलोमीटर चल के वापस उसी पॉइंट में आ गए। इस केस में आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखिए, जब हम चले स्टार्टिंग पॉइंट से तो हमने टोटल चला 20 किलोमीटर, तो यही हमारी डिस्टेंस हो गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हुआ। क्यों? क्योंकि वापस हम उसी बिंदु पर आ गए जिस बिंदु से हमने चलना स्टार्ट किया था। तो अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो वही आपकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है। So I hope that you have understood the concept of distance and displacement by watching this activity video. अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दूरी और विस्थापन के बीच में अंतर। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। सो लेट अस सी द डिफरेंसेस। तो पहला डिफरेंस दिया है डिस्टेंस में, द कंप्लीट लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी कि दो बिंदुओं के बीच में जितनी भी कुल दूरी हम तय करते हैं उसे बोलते हैं दूरी। And displacement is the direct length between any two points when measured along the minimum path between them। जबकि displacement या विस्थापन दो बिंदुओं के बीच में वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो छोटी से छोटी दूरी है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एज इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड एंड नॉट द डायरेक्शन। डिस्टेंस दूरी एक अदिश राशि है यानी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड इसमें होता है, सिर्फ परिमाण होता है, कोई भी दिशा नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एज इट डिपेंड्स अपॉन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जबकि डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती है क्योंकि उसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, डिस्टेंस कैन ओनली हैव पॉजिटिव वैल्यू। डिस्टेंस की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड इवन ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, क्योंकि जब आप किसी पॉइंट से स्टार्ट करते हो वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं तब आपका डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आप वापस इनिशियल पॉइंट पे आ गए। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, पॉजिटिव एंड निगेटिव, बट डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही होती है। सो आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। एंड नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, दैट मैं आप लोगों को हिंदी मीडियम को सेपरेटली और इंग्लिश मीडियम को सेपरेटली नोट्स दूंगी। So don't worry about what you have to write in the fair copy. Let me complete the few topics of the chapter. After completing half of the chapter, I'll give the PDF of the half chapter. यानी जितने भी टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, मान लीजिए मैंने 2-3 वीडियो में आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं उनका मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगी। आप उसको कॉपी करिएगा, फिर हम नेक्स्ट आगे मूव करेंगे। फिर जैसे पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा मैं दोनों मीडियम को अलग अलग नोट्स दे दूँगी। सो डोंट वरी अबाउट मेकिंग द नोट्स और हाउ टू मेक नोट्स, ओके। ओनली लिसन द वीडियो केयरफुली whenever is the turn of your physics video. Listen it, go through it, watch it again and again. If you are not watching understanding at once, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप 2 बार भी उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं और टर्म्स को समझिए। और जो भी वीडियो में डिस्कशन हो रहा है उसको रफ कॉपी में अपनी लैंग्वेज में लिखिए, ताकि कभी भी आपको अगर उसको चैप्टर को रिवाइज करना हो या ना समझ में आए तो आप उस रफ कॉपी को देख के उसको समझ सकें अपनी लैंग्वेज में, जो भी आपको समझ में
आ रहा है। लास्ट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे इट इज़ यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और इसके बाद में हमारा आज का सेशन ख़त्म हो जाएगा। नाउ वी विल सी यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी समान गति और असमान गति। A body is said to be in uniform motion if it travels equal distance in equal interval of time, यानी अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे समान गति कहते हैं। But if a body is said to have a non-uniform motion if it travels unequal distance in equal interval of time, यानी अगर कोई बॉडी समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे असमान गति कहते हैं। मान लीजिए कि एक बॉडी स्टार्ट कर रही है 0 मीटर से और 16 मीटर दूरी तय करती है 8 सेकेंड में। अगर ये बॉडी स्टार्ट करती है स्टार्टिंग पॉइंट से 2 सेकेंड में और पॉइंट ए पे पहुंचती है और 4 मीटर की दूरी तय करती है। मान लीजिए फिर ये कार अगले 2 सेकेंड में पॉइंट बी पर पहुंचती है और 8 मीटर दूरी तय करती है स्टार्ट से। अगले 2 सेकेंड में पॉइंट सी पे ये पहुंचती है और स्टार्टिंग पॉइंट से 12 मीटर की दूरी तय करती है। नेक्स्ट 2 सेकेंड में ये पॉइंट डी पर पहुंचती है और स्टार्टिंग पॉइंट से 16 मीटर की दूरी तय करती है। तो इस केस में कार ने टोटल 16 मीटर की डिस्टेंस तय की और टोटल टाइम जो लिया वो 8 सेकेंड है। लेकिन अगर हम इस 8 सेकेंड को स्मॉल सेक्शन में डिवाइड करें तो हम देखेंगे हर एक 2 सेकेंड में कार ने कितनी डिस्टेंस तय की है, 4 मीटर की। फर्स्ट 2 सेकेंड में 4 मीटर, फिर अगले 2 सेकेंड में 4 मीटर, फिर अगले 2 सेकेंड में 4 मीटर। तो इस तरीके से कार ने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस तय की है। तो इस तरीके के मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि कार चलती है अब दूसरी डायरेक्शन में और वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंचती है और 16 मीटर की डिस्टेंस तय करती है 8 सेकेंड में। मान लीजिए वो पॉइंट ओ से स्टार्ट करती है और पॉइंट ए पर पहुंचती है। 2 सेकेंड में वो 2 मीटर की दूरी तय करती है। अगले 2 सेकेंड में मान लीजिए कार पॉइंट बी पर पहुंचती है और इस बार वो स्टार्टिंग पॉइंट से 8 मीटर की दूरी तय करती है। नेक्स्ट 2 सेकेंड में कार सी पॉइंट पे पहुंचती है और फिर से वो स्टार्टिंग पॉइंट से 10 मीटर की दूरी तय करती है और अगले 2 सेकेंड में वो पॉइंट डी पर पहुंचती है जो स्टार्टिंग पॉइंट से 16 मीटर की दूरी पर है। तो इस केस में कार ने टोटल 16 मीटर की दूरी तय करी टोटल 8 सेकेंड में। लेकिन अगर हम देखें तो फर्स्ट 2 सेकेंड में वो 2 मीटर चली, अगले 2 सेकेंड में वो 6 मीटर चली, फिर अगले 2 सेकेंड में वो 2 मीटर चली और अगले 2 सेकेंड में वो फिर से 6 मीटर चली। यानी कार हर एक 2 सेकेंड में अलग अलग डिस्टेंस तय करती है, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो अनइक्वल डिस्टेंस तय करती है। इसीलिए इस तरीके के मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। We will see difference between uniform motion and non-uniform motion, और जो भी हमने डिस्कस किया है वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं जो आप अच्छे से पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आती है, ये आपको याद रखना है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो होता है वो एक कर्व्ड लाइन होती है, ये भी आपको याद रखना है। अब आज के लिए आपका होमवर्क है कि आपको वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ पिकअप करनी। इसमें से जो वेक्टर हैं उनको एक कॉलम में लिखिएगा और स्केलर्स को दूसरे कॉलम में लिखिएगा। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन मीन्स त्वरण, एरिया यानी कि आपका क्षेत्रफल, टाइम समय, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर यानी कि तापमान का बढ़ना या घटना, स्पीड का मतलब होता है चाल, वेट का मतलब होता है भार, टेम्परेचर तापमान, वर्क कार्य, फोर्स बल, आपको ये सब अलग अलग लिखनी है।